तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर होते ही एक गिव अवे कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उसमें अभी से फिल होने शुरू हो चुके हैं। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है, जिससे गिव अवे के अंदर रैंडम नाम सेलेक्ट होंगे। 2 बंदों को कुछ प्राइज मिलने वाला है और वो सरप्राइज है, वो बाद में पता चलेगा। आपको पोस्ट पे पता चल जाएगा कि कौन विनर है गिव अवे का। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन, ठीक है भाई, क्योंकि ये है हमारा लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर नंबर 5 का, क्योंकि हमने बाकी ये 3 अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो एक बात थी, एक्सक्रीशन और इजेशन बिल्कुल भी सेम बात नहीं है। इस चीज को दिमाग में बिठाना है। इजेशन अलग बात है और एक्सक्रीशन अलग बात है, ठीक है भाई। हमने ये तो कह दिया नॉट इक्वल टू इजेशन, मगर एक्सक्रीशन है क्या, क्यों होता है। एक्सक्रीशन पहली बार एक प्रोसेस है जिससे कि हम टॉक्सिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी का वेस्ट है उसे हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। इट इज ए प्रोसेस बाय विच a body of an organism remove the toxic substance or waste substance from the body। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। एक्सक्रीशन हमें पता चल गया। अब टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस वो बनते क्यों है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है खाने का, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो उसके अंदर भी कुछ बनता है ना, CO2 वगैरह, तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट है, टॉक्सिक भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर भी। तो वहां से टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले ना हम प्लांट्स का समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आसान है, थोड़ा सा ही है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इसके लिए है क्या क्या वेस्ट जो सब्सटेंसेस हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहला CO2, ऑक्सीजन और H2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने लिख ही दिया। तो भाई ये तीनों है। अब आप कहोगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, बचा गया। तो देखते हैं अभी क्यों है और कैसे कैसे है। तो जैसे कि हमारे पास एक प्लांट है, इस बार ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग तो ज्यादा ही अच्छी है हमारी। इस बार हम नाम लिख देते हैं। प्लांट है हमारे पास। अब अगर दिन का टाइम हो रखा है, ओके, यहाँ पे हमारा सूरज है यानी सन, लिखे देता हूँ, कभी कोई बैक्टीरिया समझे या वायरस समझ है। तो सन है हमारा यानी डे हो रखा है। तो डे के अंदर हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 और H2O चाहिए होता है, तो CO2 को अंदर लेगा ये, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, CO2 को अंदर लेगा दिन के टाइम में। तो CO2 जब अंदर लेता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी CO2 की नीड है, तो CO2 ऑब्वियसली इसके लिए वेस्ट नहीं होगा दिन के टाइम। और ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज करता है बहुत ही सारी, तो ऑक्सीजन इसके लिए हो जाएगा एक वेस्ट, क्योंकि अब ये फोटोसिंथेसिस में तो बहुत सारी बन गई ऑक्सीजन। दिन में ये रेस्पिरेशन भी करता है। रेस्पिरेशन के लिए हर ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है नॉर्मली, मतलब हर एक को नहीं कह सकते हम। जैसे वुमेन्स को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन, यीस्ट वगैरह को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो वो अलग बात है। तो मगर यहाँ पर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्हें चाहिए ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए। तो ऑक्सीजन थोड़ी सी इसी में से ले लेगा, उठा के जो से बन गया फोटोसिंथेसिस में से, उसे थोड़ी सी को ले लेगा और फिर इसका रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो जाएगा। मगर जो बची हुई ऑक्सीजन है उस सबको इसे बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में बननी है। तो इसी वजह से दिन के टाइम में ऑक्सीजन इसके लिए वेस्ट हो गया एक तरीके से, है ना। अब बात करें ऑक्सीजन, तो भाई हमने बता दिया वेस्ट है। मगर रात के टाइम की बात करते हैं। रात के टाइम में हमारे मून मामा, चंदा मामा है, तो इस टाइम इसे चाहिए ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीजन तो दिन में भी चाहिए, मगर मैंने बताया ना कैसे चाहिए, जो उनसे निकल लिया उसी में से थोड़ी सी ले ली, बाकी का सारा सारा हवा में फेंक दिया, मतलब बाहर इन्वायरमेंट में। तो रात के टाइम चाहिए इसे ऑक्सीजन, CO2 तो चाहिए नहीं। ये नॉर्मल ऐसे वाले प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ग्रीन प्लांट्स हमें दिखते हैं बाहर,
कैक्टस वगैरह वो अलग चीज है। तो देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन इसे रात के टाइम चाहिए, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन तो रात को भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो खाली दिन में ही हुआ था, रात को तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, खाली रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन चाहिए। ओके भाई, ऑक्सीजन चाहिए। अब रेस्पिरेशन होने के बाद CO2 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, CO2 निकलेगा। तो CO2 इसके वेस्ट की तरह है रात के टाइम। तो ऐसे हमें पता चलता है कि दिन में क्या है वेस्ट, रात को क्या है, मतलब एक्सेस अमाउंट में क्या क्या निकालना है। तो हमें इन दोनों का तो समझ में आ गया भाई क्यों है। अब H2O ये जड़ में से लेगा, जो इसके रूट्स है उसमें से पानी लेते रहेगा। अब वो एक तरीके से रूट प्रेशर बनाता है, ट्रांसपिरेशन, इसके अंदर जो मिनरल्स है सॉइल वगैरह में से वो ऊपर तक चढ़वाने में मदद करता है। तो इसी वजह से H2O तो निकलता ही रहता है, हर टाइम निकलता रहता है ट्रांसपिरेशन की वजह से। तो हमें H2O का भी समझ में आ गया। तो इतना तो आ गया भाई। अब आगे बढ़ लेते हैं कुछ। अब खाली इसके अंदर और ह्यूमंस के अंदर थोड़ी ना होता है, दूसरे एनिमल्स के अंदर भी होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। चलो भाई अमीबा का पता कर लेते हैं। अमीबा पता है सबको, अमीबा की ड्राइंग बनाई थी हमने न्यूट्रिशन वाले हिस्से में, है ना। तो सबसे पहले तो चलो प्लांट का तो हमने खत्म कर दिया, मगर हाँ एक और चीज, ये तो नॉर्मल सी बात हमने देख लिया कि क्या क्या वेस्ट ले जाता है, अभी मैं ये भूल गया था कि वो भी बताना है। तो अब ये निकालता कौन कौन से मेथड्स है वो भी देख लेते हैं। अभी तो हमें खाली वेस्ट का पता चला है ना कि वेस्ट क्या क्या है। अब मेथड्स भी देख लेते हैं किस किस मेथड से उन वेस्ट को बाहर निकालने वाला है। जैसे कि मान लो इसके पास कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है, वैसे तो CO2 ऑक्सीजन और H2O नॉर्मली किससे निकलेगा, स्टोमेटा से या लेंटिसेल्स से। ओके, इतना ही समझ में, ऑक्सीजन वगैरह गैसेस फॉर्म है, वो खोलेंगे बंद होंगे निकलता रहेगा। ये बॉटम स्टेम में होता है, ये लीव्स वगैरह में होता है ग्रीन प्लांट के। ओके, तो हमें इतना तो पता चल गया भाई। अब दूसरी चीज, जैसे मान लो कुछ वेस्ट वगैरह बना है तो फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है या लीव्स के अंदर होता है। ओके, लीव्स के अंदर होगा तो वो लीव धीरे धीरे ब्राउन से रंग की होगी, सूखती जाएगी और एट द एंड वो पेड़ है जो यहाँ पे बना देते हैं, इस पे एक पत्ती है, ये पत्ती सूखने के बाद नीचे कट के यहाँ पे गिर जाएगी। ओके, फिर ये डिकम्पोज वगैरह हो जाएगी, बस ये सीन है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि क्या हिसाब है, लीव से कैसे गिरेगा। जब लीव के अंदर स्टोर होता रहेगा इसका वेस्ट मटेरियल, तो एट द एंड वो टूट के इसे मतलब ये तोड़ देगा ऑटम के सीजन में नॉर्मली। तो फिर तोड़ने के बाद, सॉरी ऑटम के सीजन में नहीं, यहाँ पे देखते हैं पहले, ये कभी भी तोड़ सकता है। वैसे तो जैसे हम प्लांट्स घर में रखते हैं तो वो तो कभी भी तोड़ देते हैं, तो घर वालों से ही समझ लेते हैं आराम से। तो जो लीफ है उसके अंदर जब वेस्ट मटेरियल ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे गिरा देगा, बस इतनी सी बात है। ओके, हमें ये समझ में आ गया। चलो अगला भी देखते हैं। कुछ को ये रोड्स की मदद से सीधा जमीन के अंदर बचा देगा कि लो भाई हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, जमीन के अंदर घुसा दो, मतलब जमीन के अंदर के नहीं बचा दी, कोई नहीं। तो इसके बाद एक और चीज, कई बार ये फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं ना, वो भी कई बार वेस्ट होता है इसके लिए। तो वेस्ट है जो वो फ्रूट के अंदर भी आएगा, मगर हमारे लिए तो यूजफुल है। तो इसके हिसाब से जो वेस्ट है वो फ्रूट्स के अंदर जाएगा। अब वो फ्रूट्स जब पक जाएंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। उस तरीके से बीज ने अपना वेस्ट रिमूव कर दिया। और रेफाइड्स की फॉर्म में होता है कई बार, रेफाइड्स कुछ इस तरीके से, मतलब सॉलिड बॉडी कह सकते हो, जैसे कोई फल है उसके ऊपर का सॉलिड कवर है इस तरीके से, उसके अंदर भी इसका वेस्ट मटेरियल रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट्स, रेफाइड्स, और साथ ही साथ गम, रेजिन्स, खाते हैं ना गम वगैरह? नहीं, हम नहीं खाते, गम वगैरह नहीं खाते, जैसे किशमिश वगैरह कुछ इस टाइप से रहते हैं ना। तो जैसे हमने रबर काटी, मतलब रबर नहीं काटी, पेड़ काटा और उसके अंदर से रबर रहता है, रबर वाले ट्री के अंदर से रबर का फ्लूइड होता है, तो वो भी उसके लिए वेस्ट है एक तरीके से। और यहाँ पे गम है, गम भी ऐसे निकाले जाते हैं, तो उसकी फॉर्म में भी ये वेस्ट निकाल देते हैं। तो हमें समझ में आ गया प्लांट का पूरा। तो बात करेंगे अमीबा अंकल की।
अमीबा अंकल है, छोटा सा अंकल है अमीबा नाम का। उस अमीबा के अंदर होती है एक ही सेल, तो वो अमीबा है सिंगल सेल। अमीबा के बारे में कुछ ज्यादा चर्चा चलती है ना, या अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, या तो अमीबा की बात कर लो या फिर दूसरे भी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो कैसे निकालते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन मतलब CO2 वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह उससे तो ये डिफ्यूजन की मदद से कर देंगे। अब डिफ्यूजन के बाद जैसे कि हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया वगैरह या कुछ और है, तो उसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से निकालते हैं। इतना समझ में आ गया। और डिफ्यूजन, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं हम। अर्थवॉर्म का क्या हिसाब है भाई? अर्थवॉर्म के अंदर पहले तो नेफ्रेडिया होता है, एक्सक्रीशन लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे इन अर्थवॉर्म, सही कर दो गलत को है ना। एक्सक्रीशन के आगे अर्थवॉर्म, इन अर्थवॉर्म लिखने से सेंटेंस सही हो गया हमारा। तो इसके अंदर कैसे होगा? नेफ्रेडिया से। नेफ्रेडिया क्या होता है? ये एक ट्यूब्यूल टाइप होता है, बहुत पतले पतले से इसके अंदर ट्यूब्यूल्स रहते हैं, उनकी मदद से ये अपना एक्सक्रीशन करते हैं या फिर स्किन की मदद से भी करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे कॉम्प्लेक्स क्या देखो, अच्छे अच्छे यहाँ पर सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम। तो भाई हमने यहाँ पर ये सब तो समझ लिया है अच्छे से। तो अमीबा का पता चल गया, अर्थवॉर्म का पता चल गया। अब ह्यूमन्स की बारी है। ह्यूमन्स की क्या बारी है जरा देख लेते हैं ना। ह्यूमन्स के अंदर क्या सीन है वो भी पता होना चाहिए हमें। ह्यूमन्स के अंदर मेन क्या कह सकते हैं? CO2 और यूरिया, ये दो चीजें हमारी बॉडी के अंदर से हम निकालते हैं। ओके, CO2 हम देखो दो मेन चीजों से निकालते हैं, एक तो लंग्स और एक नीचे की साइड मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, किडनी वगैरह होती है उसके अंदर, उसके अंदर से। तो लंग्स के अंदर से तो नॉर्मली CO2 वगैरह लिख ली, इसका तो यहीं पे खत्म हो जाता है। लंग्स की मदद से हम CO2 निकालते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। CO2 कैसे बनती है? ऑक्सीडेशन हो गया भाई, रेस्पिरेशन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो इसलिए CO2 हम लंग्स से निकालते हैं, एक्सहेल वगैरह करते हैं। अब दूसरी बात, यूरिया क्या है? यूरिया पता है क्या है? क्या आपको पता है? हमारे लीवर के अंदर जो वेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब प्रोटीन एक्स्ट्रा, उनसे अमोनिया वगैरह भी बनता है, और फिर अमोनिया को हम चेंज करवाते हैं यूरिया में। अमोनिया को हमारा लीवर ही करता है शायद, अमोनिया है जो, उसे चेंज करा जाता है यूरिया में, क्योंकि जो हमारा अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा टॉक्सिक है एज कम्पेयर टू यूरिया। यूरिया से ज्यादा हमारा टॉक्सिक है अमोनिया, तो यूरिया में कन्वर्ट करके क्या फायदा है? यूरिया कम टॉक्सिक है तो भाई उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके, इतना तो आ गया समझ में। अब बात करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या हिसाब। चलो भाई फिर उसे भी देख लेते हैं ना अच्छे से। तो वंस अगेन हमारा डायग्राम है यहाँ पर रेडी। तो डायग्राम देखते हैं, एक सरप्राइज मिलेगा, एक सरप्राइज मिलेगा। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। ओ भाई अभी टूटता। ओके, यहाँ पे ये डन है, हमारा डायग्राम बना हुआ है। ये तो साथ साथ दिख रहा है, थोड़ा सा मिल गया, कोई नहीं, इसे तो बना ही लेंगे साथ साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बना रखा है। तो अब ये डायग्राम तो हमने बना रखा है, मगर भाई इसे लेबल कौन करेगा? चलो लेबलिंग शुरू करते हैं।
जिससे कि साथ साथ बताता रहूँ और लेबलिंग होती रहेगी तो दिमाग के अंदर बैठता रहेगा। भाई परफेक्शन की ढूंढ रहा हूँ, बिल्कुल लाइन में मिला के हैं। यहाँ पर है ये किडनी, ओके, ये वाली भी किडनी है, ये वाली थोड़ी सी ऊपर रहती है, ये वाली थोड़ी सी नीचे रहती है, तो इसी वजह से ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। या कोई और भी हो सकते हैं ऑर्गन्स। तो यहाँ पर देखते हैं, मेनली बस इतना याद रखना है क्योंकि क्लास 10th के अंदर इतना है कि हल्का सा ऊपर है, इतना बस। कभी कभार आ सकता है क्वेश्चन, वो भी हमेशा नहीं। अब इसके बाद किडनी है, किडनी को अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमारी है ओल्टा, यहाँ पर है वेना कावा, ओके। इतना तो हमें पता चल गया, वेना कावा ये है, ओल्टा ये है। और इसके बाद देखा जाए ये वाली यहाँ से ट्यूब्यूल निकल है, यहाँ पे आते हैं भाई कैसी गंदी वाली रेवलिंग करता हूँ मैं, बहुत गंदी। रीनल आर्टरी, उस साइड भी रीनल आर्टरी जा रही है, ओके। इस साइड अब ये क्या है, ये है रीनल वेन। और इसके बाद हाँ ये है यूरेटर, यूरेटर के बाद ये है, यहाँ पर देखते हैं ब्लैडर, और ये है हमारा यूरेथ्रा। फुली राइटिंग समझ में आ रही हो, कुछ ज्यादा तकड़ी वाली लेवलिंग कर दी। तो वेना कावा, सबसे पहले आयोटा से शुरू करते हैं। यहाँ से ब्लड आएगा, कैसे वाला, ऑक्सीजनेटेड है, मगर इसके अंदर कुछ टॉक्सिक वाले सब्सटेंसेस हैं या वेस्ट मटेरियल वगैरह, वेस्ट सब्सटेंस हैं। तो ऑर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड है मगर इम्प्योर है, इम्प्योर कह देते हैं। इम्प्योर के बाद यहाँ पर जाएगा रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी से जाएगा हमारा किडनी के अंदर। किडनी के अंदर अलग ही सिस्टम है, किडनी से बाहर आएगा रीनल वेन के थ्रू, ये वाली रीनल वेन, ओके, मिटा दी। तो इसके बाद जाएगा हमारा वेना कावा में, मगर जो वेस्ट है वो यहाँ से यानी यूरिन है, वो किडनी से एक और ट्यूब से निकलेगा और वो है यूरेटर, और उससे होता हुआ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। इतना हमें पूरा समझ में आ गया, इसका क्या क्या काम है ये सब समझ में आ गया। इससे मिटाता हूँ, चलो छोड़ो, इसे मिटाते ही नहीं अभी। तो अब किडनी तो मतलब ये वाला तो हमने पढ़ लिया, मगर मेन है जो वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन होते हैं, इसके अंदर एक्सक्रीटरी यूनिट बहुत छोटे छोटे होते हैं, एक एक मिलियन से लगभग एक एक किडनी बनी रहती है। तो वही मेन तो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड का। और ये रही मेरी ड्राइंग, होपफुली ये तो बढ़िया लग रही होगी, है ना। डायग्राम तो बहुत मेहनत से बनाया है। चलो अब इसे भी लेवल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या हिसाब है। उड़ रही है फिर चौक, कोई नहीं, देखते हैं कलर्ड वाले डायग्राम को। यहाँ पर है ब्रांच पीएनबी की, सॉरी मजाक है वो, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्रांच किसकी है, रीनल आर्टरी की, ओके। रीनल आर्टरी से हमारा ब्लड आएगा, साथ साथ समझते रहेंगे। रीनल आर्टरी से हमारा ब्लड आएगा और आकर कहाँ जाएगा, ये कप जैसी कोई चीज दिख रही है, इस तरीके की, इस तरीके की कोई चीज दिख रही है यहाँ पे, ये कप टाइप चीज है, इसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। ले जाऊँ कहाँ से, इधर से ले जाते हैं, चलो लो, खराब कर दिया हमने। बोमन्स कैप्सूल, कैसा नाम है इसका। अब बोमन कैप्सूल के बारे में पता चल गया, बोमन कैप्सूल कब सेव्ड रहता है, ओके। इसके यहाँ पर बीच में होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है,
राइटिंग होपफुली दिख रहा होगा, ग्लोमेरुलस लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ये जो ग्लोमेरुलस है, ये बहुत सारी कैपिलरीज होती है ना ब्लड की, उन सब का एक गुच्छा होता है। ओके, उन सब का एक गुच्छा जिसे हम कह देंगे ग्लोमेरुलस। अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो, हमने देखा ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, क्योंकि रीनल आर्टरी तो बहुत मोटी थी, उससे बहुत पतली पतली टूटी और यहाँ पर आ गई। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसे हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, और उसके बाहर एक बोमन कैप्सूल जो कि एक सी शेप्ड का कप जैसा है। तो यहाँ के बाद जाएगा, ये है ट्यूबुलर पार्ट है, वैसे तो ये कैसे लिखूं, साइड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ओके, हमें इतना तो समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं जरा दूसरी चीजों को। यहाँ पर से ब्लड जाएगा, हम इसे तो अच्छे से समझने वाले हैं, पहले अभी लेवल करते हैं। चलो फटाफट, ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, और यहाँ पर देखते हैं इधर से आ रहा है ब्लड, जाते 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 ये हमारी इस ब्रांच ऑफ रीनल वेन। ओके, इतना समझ में आ गया। बचा हुआ कुछ भी होगा तो हम साथ साथ बता देंगे, फिर आगे लिए तो इतना पूरा है। तो अब देखते हैं, अब इसे अच्छे से समझने वाले हैं। यहाँ पर से हमारा ब्लड आएगा रीनल आर्टरी की ब्रांच के थ्रू, और ये ब्लड जाएगा ऐसे सी शेप्ड कप के अंदर, जो बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, मतलब ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर, और फिर यहाँ से निकल जाएगा। मगर यहाँ पर जो इतनी सारी ब्लड की कैपिलरीज का गुच्छा है, ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर ब्लड घूम रहा है। अब जो ये सी शेप्ड कप है, ओके, ये हमारा इसके अंदर से बहुत सारी चीजें खींच लेगा। मेनली बस उन्हें छोड़ देगा, प्रोटीन है जो उसे छोड़ देगा, और जो ब्लड सेल्स हैं उन्हें छोड़ देगा। बाकी मेनली जो हाइड्रोजन यूरिया वगैरह, यूरिया खींच लेगा, वाटर खींच लेगा, अमीनो एसिड खींच लेगा, ग्लूकोज भी खींच लेगा। भाई बचा गया फिर। ओके, इतनी सारी चीजें खींच ले। अब खींचने के बाद कहाँ पर जाएगा, इस अब जो ब्लड है वो तो चला गया, फिर उसे याद आता है कि भाई मेरा तो इतना सारा सामान चला गया, कुछ ही चीजें बच रही हैं, अब मुझे वापस भी तो लेके जाना है घर, कुछ है नहीं। तो यहाँ से जब ब्लड निकला है, ये ब्लड कैपिलरीज है, ये उससे कह देता है कि भाई मुझे वापस दे दो सामान। तो ये फिर उसके चारों तरफ ऐसे लपेटे खाता हुआ जो ब्लड की कैपिलरीज है, वो उसके ट्यूबुलर जो पार्ट है नेफ्रॉन का, उसके चारों तरफ इसी तरीके से चक्कर काटता हुआ जाता रहता है। अब इससे क्या फायदा होगा, अब ज्यादा मोटी मोटी तो इनकी जो लेयर है बाहर की वो होती नहीं बोल्स, तो इनके अंदर वो होता रहता है एक्सचेंज। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा ना एक ग्लोमेरुलर वाला, यहाँ पे ग्लोमेरुलस वाला जो सीन था, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हो आप यूरिन फॉर्मेशन। इतना आ गया समझ में, पहला स्टेप था। इसके अंदर क्या कर रहा था, फिल्ट्रेट के रूप में सारी चीजें निकल गई, बस ऐसा ही, इतना जितना मैंने अभी तक बताया उतना। अब उसके बाद का हिस्सा आएगा हमारा सेकंड स्टेप में, जो कि है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या फिर उसे कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। दिख नहीं रहा है इसके बीच, बोर्ड गिरता है मेरे ऊपर। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या फिर यहाँ पर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं। सेकंड ये वाला थर्ड स्टेप भी है। सबसे पहले सेकंड स्टेप देखते हैं। हमने यहाँ पर फिर से दर्द करता है।
तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई ऐसा तो हो गया। अब वापस से जब इसके चारों तरफ घूमते हुए ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं, तो इस ट्यूब्यूल के अंदर जो इसका माल मसाला गया था यहाँ से, उसे धीरे धीरे वापस लेते रहेगी और जो इसके अंदर है वेस्ट उसे वापस करते रहेगी ट्यूब्यूल के अंदर जो अभी भी बच रहा है। अगर तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द H2O और यहाँ से अमीनो एसिड वगैरह ग्लूकोज वगैरह वापस ले लेगी ब्लड कैपिलरीज और उसके बाद ये यहाँ से चली जाएगी ऐसे। और जो ट्यूब्यूल्स हैं मतलब जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वो ऐसे घूमता 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 यहाँ तक मतलब इससे लेता जा रहा है ना, ये सामान ले रही है कैपिलरीज वापस। जो वेस्ट इसके अंदर एट द एंड बचता है वो इसे यहाँ से इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देता है, यानी यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देता है। जो ये दिख रहे हैं ना बहुत सारे अलग 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 अलग, तो ये दूसरे नेफ्रॉन्स से जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमें इतना तो पता चल गया। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? थर्ड स्टेप था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इतना आ गया समझ में? ट्यूबुलर सिक्रेशन क्यों भाई? क्योंकि जो एट द एंड गया वो सब सिक्रेट हो गया इस बड़े से कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इतना था। और मेनली इसके अंदर कुछ और वेस्ट था तो वो भी वापस कर दिया, तो वो सारा यूरिन एक साथ इकट्ठा चला गया। अब इसे एक बार रैपिड रिवीजन से देख लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हुआ था? यहाँ पर गया ब्लड, एक प्रेशर बना, बोमन्स कैप्सूल ने इसकी ये सारी चीजें खींच ली। अब दूसरा स्टेप बहुत तेज आ जाएगी। दूसरा स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसे याद है कि भाई मेरा तो बहुत सारा सामान खींच लिया इस ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ने, मतलब ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं एक तरीके से। तो इसके चारों तरफ ये घूमने लग गया कि भाई मेरा सामान वापस कर, मेरे पैसे वापस कर। तो इसने कहा ठीक है गुस्सा मत हो, ले ले। तो इसने वापस करना शुरू कर दिया, करते 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 इसके बाद सारा सामान वापस आ गया। और फिर एंड स्टेप के अंदर जो यूरिया वगैरह मेनली था, मतलब कुछ भी वेस्ट बच रहा था, वो वापस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंच गया। और ये एट द एंड यहाँ पे जाके यूरिन को हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भेज देगा। बस इतना ही था हमारा ये वुमेन की किडनी के अंदर का थी। तो इतना तो हमें सब कुछ पता चल गया कि भाई किडनी किस तरीके से वर्क करती है, नेफ्रॉन की वर्किंग हमें समझ में आ गई। अब बात आती है जिसकी किडनी खराब हो जाए वो क्या होगा, उसका क्या सीन होगा, है ना? अगर किसी की किडनी ही खराब हो गई तो उसके तो नेफ्रॉन वगैरह काम नहीं करेंगे। क्यों होती है वैसे किडनी खराब? ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर कोई पानी नहीं पी रहे, या फिर और भी बहुत सारी चीजें किसी डिसीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से किडनी में, उन सब चीजों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ओके भाई, थैंक यू, आपने हमारी डायग्राम साफ मदद करी। तो ओके, हमें इतना तो समझ में आ गया। अब बात आती है अगर किसी की किडनी है जो उसके अंदर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया तो फिर क्या होगा? किडनी खराब हो चुकी है तो क्या होने वाला है? तो उससे यूज करनी पड़ेगी। एक तो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो भाई डायलिसिस करवाओ, डायलिसिस करवाता रहे, वरना दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट करवा। बहुत आसान लग रहा है? नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पहला तो ऑप्शन ये चुनना चाहिए। मगर अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है तो कोई हेल्दी बंदा अपनी किडनी दे, ऐसा होना चाहिए। और हेल्दी बंदा क्यों देगा अपनी किडनी? मगर अगर पैसों की वजह से भी वो दे रहा है तो उसे किडनी देनी पड़ेगी एक, क्योंकि एक पे जिंदा रहता है ना। तो अगर किसी की एक किडनी खराब होती है तो दूसरी भी करवा सकता है। अगर दोनों खराब है तो भी एक किडनी पे जिंदा रह सकता है ना आदमी, तो एक किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकता है। मगर उसके लिए एक डोनेटर होना चाहिए जो डोनेटर अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए दे दे। अब ये वाले बहुत ही ज्यादा रेयर हो जाती हैं चीजें कि कोई दे रहा है। वैसे तो पैसे से आ जाती है, मगर फिर भी हर कोई भाई क्यों ही देना चाहेगा अपनी किडनी आईफोन के लिए, है ना? तो इसी वजह से ये कई बार हो नहीं पाता है। तो उस टाइम तक या इतना कोई डोनेटर मिल रहा है, इतना भी तो भाई बंदे का कुछ टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाना चाहिए। तो थोड़े थोड़े दिनों में
डायलिसिस करवाया जाता है। अब डायलिसिस क्या होता है, तो इसे आर्टिफिशियल किडनी की तरह भी कर सकते हो। आर्टिफिशियल किडनी जैसे काम करता है डायलिसिस के प्रोसेस में। जैसे कि मान लो एक बंदा है, उसका हाथ है, ये तो डोरेमोन का हाथ है, नहीं किसी और का है। तो यहाँ पे एक लगा हुआ है स्टिकर टाइप, यहाँ पे सिरिंज का वो ऊपर का रहता है, वो जा रहा है यहाँ से एक डिब्बे टाइप के अंदर, ये यहाँ पे है। अब यहाँ से ब्लड जा रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पर हमारा ब्लड जा रहा है, वो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है इस डिब्बे के अंदर से। अब यहाँ पर कुछ भरा हुआ है, यहाँ से तो हमारा ब्लड जाएगा, आर्टरी से निकाला वेन के अंदर भेजा जाएगा। मगर इस डिब्बे के अंदर जो ये रास्ते जा रहे हैं, इनके बाहर क्या चीज है, इनके बाहर ऑस्मोटिक, मतलब जो जितना वाटर वगैरह होता है, जितना बॉडी के अंदर ब्लड होता है, उसके जैसा ही बिल्कुल सेम सा मीडियम रहता है, बस उसके अंदर वेस्ट नहीं होता है। उसकी वजह से जो हमारा ब्लड का वेस्ट है, वो यहाँ की जो मेम्ब्रेन वगैरह लगी हुई है उससे दूसरी तरफ चला जाएगा और उस डायलाइजिंग सब्सटेंस के अंदर चला जाएगा, जो भी सोल्यूशन है उसके अंदर, और वो यहाँ पे निकलता रहेगा। शायद शायद क्या मतलब ऐसे डिब्बी के अंदर नहीं निकलता होगा, मगर हमने बना दी इस वजह से शायद बाल्टी बना देगा। इसके अंदर वो डायलाइजिंग सोल्यूशन निकलता रहेगा, नहीं वाला है, यहाँ से जाता रहेगा डायलाइजिंग सोल्यूशन। ओके, तो ये सेम ब्लड की तरह रहता है, बस इसके अंदर वेस्ट नहीं होता है, इतना फर्क होता है। तो वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर से निकलता रहेगा, इसके अंदर जाता रहेगा, और जो प्योर ब्लड हो रहा है वो वापस हमारी बॉडी के अंदर जाता रहेगा। तो इसकी मदद से ही एक्सक्रीशन वो लोग कर पाते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है। वैसे गलत बात है, तो पानी पीना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे से वॉकिंग वगैरह करते रहो, बढ़िया रहो, फिट रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि हमारा यहाँ पर चैप्टर ही फिनिश कर दिया हमने, एक्सक्रीशन वाला पूरा टॉपिक खत्म, बाकी ये 3 टॉपिक भी खत्म हो चुके हैं। तो होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, या नेक्स्ट किसी और चीज़ की वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में अपना नाम लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।